Recording in progress. ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको? ठीक है जी। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। को डाउट ऑफलाइन, ऑनलाइन को डाउट किसी को? कल की क्लास में से कोई डाउट ऑनलाइन? नहीं है? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। दूसरे नोट्स भी अपलोड हो गए थे, है ना? फंडामेंटल राइट्स वाले नोट्स भी मिल गया आपको? ठीक है, तो अभी एक दो दिन हम फंडामेंटल राइट्स ही कवर करेंगे। कल आपके वो दूसरे जो नोट्स हैं, आपका क्या कहते हैं उसे, इसके बाद वाले डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज वाले, वो कल अपलोड हो जाएंगे। साथ ही कर दिया उसने, मेरे को उसने कहा था कि सर मैं कर दूंगा। ठीक है, वो भी हो गया ना मतलब आपके? ठीक है, तो आपके आज क्या थर्सडे है ना, तो आपके सैटरडे या मंडे तक के नोट्स अपलोड हो गए हैं। ठीक है, सैटरडे या मंडे तक के आपके नोट्स अपलोड हो गए हैं। यही आपके बेसिक मेन है। ठीक है, ऑनलाइन आपके भी पोर्टल के ऊपर आपके भी मतलब सेम ही तो पोर्टल है, तो आप भी ऑनलाइन वहां से एक बार डाउनलोड करके देख लेना। तो चलो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं फिर, अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो। चलो, तो कल हमने यूनियन टेरिटरी तक खत्म किया था, आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज बेसिकली आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हाट इज सिटीजनशिप, राइट? दैट इज व्हाट इज सिटीजनशिप। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, सो व्हाट वी नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि सिटीजनशिप होता क्या है। ठीक है, कि सिटीजनशिप होता क्या है और किन प्रिंसिपल्स में, किन आर्टिकल्स में सिटीजनशिप की बेसिक बात की जाती है। ये बेसिक चीजें जो हैं, इन बेसिक चीजों को हमने समझना है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो जब हम सिटीजनशिप की आर्टिकल 5 to 11 की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 5 to 11 फ्रॉम सिटीजनशिप, तो जब आर्टिकल 5 to 11 जो है ना, ये बेसिकली इनिशियल टाइम में, और इनिशियली ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो है ना, ये बेसिक बात करते हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट बेसिक का मतलब क्या है? ये सिर्फ ये बातें करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका, कि अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से इंडिया आए तो आपको कब तक सिटीजनशिप मिल सकती है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इन चीजों के ऊपर जो है आपका सिटीजनशिप के जो इनिशियल आर्टिकल्स हैं, वो इन चीजों के ऊपर रिलाई करते हैं, राइट? सिटीजनशिप के इनिशियल आर्टिकल जो इन चीजों के ऊपर रिलाई करते हैं कि यार आप इंडिया से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से इंडिया गए या वापिस आए, तो किन किन को किस किस समय के ऊपर सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। आर्टिकल 5 से लेके बाकी जो बेसिक आर्टिकल है 6, 7, 8 तक, वो इन चीजों के ऊपर बेसिक बात करते हैं, वो इन चीजों की बेसिक बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, इन चीजों की हम वो बेसिक बात करते हैं। तो अगर हम आर्टिकल सिटीजनशिप को समझते हैं, सो इफ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप बेसिकली एक तरह से नागरिकता को जिसको हम कहते हैं वो होती है। ठीक है, अब देखो जो आर्टिकल 5 to 11 है, इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको आर्टिकल बाय नंबर इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जिनका इंपॉर्टेंट आर्टिकल बाय नंबर है, और जिससे ये रेफरेंस पता लगती है कि भारत में जो सिटीजनशिप के प्रिंसिपल्स हैं वो किस बेसिस के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो उसमें से दो आर्टिकल जो हैं उनके बेसिस के ऊपर इंडियन सिटीजनशिप या इंडियन प्रिंसिपल्स का भी पता लगता है, सिटीजनशिप प्रिंसिपल्स का। एक तो है आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एज वेल। बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सिंपल बात करता है, जैसे हम अगर बात करते हैं ना सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट की। आपको इस चीज का तो अंदाजा होगा कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना? भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, इस बात का तो आपको आइडिया होगा ही होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी वो आदमी
इंडियन पासपोर्ट, इंडियन सिटीजनशिप नहीं होल्ड कर सकता जिसने वॉलंटरली कोई और सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है या वॉलंटरली किसी ने कोई और पासपोर्ट एक्वायर कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 9 से हमें इस चीज का रेफरेंस पता लगता है दैट इंडिया ओनली अलाउज फॉर सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है ना, आर्टिकल 9 से हमें इस चीज का पता लगता है दैट इंडिया ओनली अलाउज फॉर सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और आर्टिकल 11 जो है, जिसको मैंने बताया कि आर्टिकल 11 जो दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कि आर्टिकल 11 क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 11 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 11 जो है वो ये बात करता है कि सिटीजनशिप के ऊपर भारत में कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, दैट इन इंडिया द पावर टू डिटरमिन सिटीजनशिप बेस्ड लॉज लाइज ओनली एंड ओनली विद द पार्लियामेंट। तो इससे हमारे को दो चीजें पता लगती हैं, पहला कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, दूसरा दैट ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर। तो इससे हमें पता लगता है कि देयर आर बेसिक प्रिंसिपल, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 जो पढ़ते हैं, उससे ना हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप पता लगते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की बात करें, दैट व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो हमने अभी भी देखा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत में एक आदमी सिर्फ एक ही नागरिकता होल्ड कर सकता है। तो अगर तो आप भारत की नागरिकता होल्ड कर रहे हो, इफ यू आर होल्डिंग इंडियन सिटीजनशिप, दैट मींस यू कैन नॉट एक्वायर एनी अदर सिटीजनशिप और यू कैन नॉट एक्वायर एनी अदर पासपोर्ट। ठीक है, यू कैन नॉट एक्वायर एनी अदर सिटीजनशिप और यू कैन नॉट एक्वायर एनी अदर पासपोर्ट इफ यू आर होल्डिंग इंडियन सिटीजनशिप। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो पहली चीज हमें पता लगती है कि हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल जो हमें पता लगता है कि इंडिया में वी गिव सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एज वेल, जिसको हम बोलते हैं जस्ट सोली द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय बर्थ, कि लोग जो है भारत में उनको सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है बर्थ के बेसिस के ऊपर, कि अगर कोई भारत में पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, पर अब ये प्रिंसिपल ऐसा ही नहीं है कि ये प्रिंसिपल जो भी भारत में पैदा होता है उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो भी भारत में पैदा होता है जिसके पेरेंट्स इंडियन भी नहीं उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हमारा सिटीजनशिप लॉ है, 1955 का सिटीजनशिप लॉ है, उसके अकॉर्डिंग 2000 में 2004 के आसपास अमेंडमेंट हुई। तो 2004 के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो भी लोग 2 दिसंबर 2004 के दिन या उसके बाद, एनीवन हु इज बोर्न ऑन एंड आफ्टर और ऑन और आफ्टर 22 दिसंबर 2004, उनको तभी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी अगर उनके ईदर ऑफ द पेरेंट्स इंडियन है, मतलब दोनों माँ बाप में से कोई एक इंडियन है या दोनों ही इंडियन है। ठीक है, तो इंडिया में नागरिकता उसी को मिलती है बाय बर्थ जिसकी कंडीशन ये है कि या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या तो ईदर ऑफ द पेरेंट इंडियन हो। पर ईदर ऑफ द पेरेंट इंडियन होने में भी एक कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि दूसरा पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। फॉरेनर हो सकता है पर इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए कि भारत में इलीगल तरीके से घुसा है। ठीक है, तो ये नहीं है कि चाहे आप फॉरेनर हो कोई भी हो, सब जो भारत में पैदा होंगे उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट है, पर आज के समय में एट प्रेजेंट जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की कंडीशन के अनुसार ऑन और आफ्टर 2 दिसंबर 2004, ऑन और आफ्टर 2 दिसंबर 2004, ईदर पेरेंट or both the parents have to be Indian if the person has to acquire Indian citizenship by birth. और either में क्या है, that the other parent should not be illegal immigrant. Other parent should not be illegal immigrant. Other parent should not be illegal immigrant. सर वो आफ्टर कर दिया उन्होंने, ऑन और आफ्टर 2 दिसंबर है, ऑन और आफ्टर 2 दिसंबर, 2 दिसंबर है सर, ऑन और आफ्टर 2 दिसंबर। पाप लगेगा। ठीक है जी, तो ये कंडीशन होगी जस्ट सॉली।
तीसरा प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं जस सेंगवे। जस सेंगवे का प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? बाय डिसेंट या ब्लड लाइन। बाय डिसेंट या ब्लड लाइन कि फॉर एग्जांपल आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, आप इंडियन सिटीजन हो, तो आपका जो बच्चा है वो बाहर के किसी देश में पैदा हुआ, ठीक है। श्रेय अभी डाउट नहीं ले रहा ना मैं, जब डाउट लूंगा तब तुम्हारे बात का जवाब दूंगा, भी रुक जाओ, ठीक है। कि कोई आदमी, आपका जो बच्चा है वो बाहर के किसी देश में पैदा हुआ, ठीक है, पर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेंट एंड ब्लड लाइन, ठीक है। क्योंकि उसमें दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? पहला, या तो बोथ पेरेंट्स शुड बी इंडियन, ठीक है, वही कंडीशन, बोथ द पेरेंट्स शुड बी इंडियन। और दूसरी कंडीशन, ईदर ऑफ द पेरेंट्स शुड बी इंडियन, ठीक है, ईदर ऑफ द पेरेंट्स शुड बी इंडियन। तो उसमें भी जो आपका बच्चा है उसको ब्लड लाइन या बाय डिसेंट सिटीजनशिप मिल सकती है। पर साथ में क्या है कि आपको अपने बच्चे के पैदा होने की रजिस्ट्रेशन जो है, पैदा होने की रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी कंसर्न एम्बेसी में विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब क्या है कि बाय डिसेंट और ब्लड लाइन, इसमें भी डेट सेम है, इसमें भी डेट सेम है, बाय ब्लड और ब्लड डिसेंट, बाय डिसेंट और बाय ब्लड लाइन, दैट बोथ द पेरेंट्स और ईदर पेरेंट्स आर इंडियन, both the parents or either parent are Indian, and the birth of the child has to be registered in the nearest embassy, और या कंसुलेट, जो भी भारत सरकार का आपके पास रजिस्ट्री का मैकेनिज्म है, विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ, ठीक है। जो भी आपकी इंडियन एम्बेसी, इंडियन कंसुलेट जो भी पास में है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि हमारा बच्चा पैदा हुआ था, हम चाहते हैं कि इसको भारत की नागरिकता मिले, ठीक है। देन द चाइल्ड कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अभी चौथे पांचवें भी आएंगे। तो पहला प्रिंसिपल हो गया कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इंडियन सिटीजनशिप का प्रिंसिपल हो गया बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है। तीसरा प्रिंसिपल हो गया बाय ब्लड लाइन सिटीजनशिप मिलती है। अब हम चौथे प्रिंसिपल की बात करते हैं। चौथा प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है दैट हु हैज द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। तो चौथा प्रिंसिपल है द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप लाइज विद द पार्लियामेंट। The power to regulate citizenship lies with the parliament. That it is only the parliament of India who has the power to regulate citizenship. ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि भारत ने 2019 में, भारत सरकार ने, भारत की पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बनाया, जिसमें काफी बवाल मचा, काफी लोगों ने शोर मचाया। पर कई सारी स्टेट्स ने बोला हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। कोई नहीं मना कर सकता, क्योंकि पावर ही सिर्फ एक आदमी के पास है, एक इंस्टीट्यूशन के पास है, सिटीजनशिप प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, उसमें कानून बनाने के लिए, वो भारत की पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हो गए। अब आते हैं 5वें प्रिंसिपल के ऊपर। 5वां प्रिंसिपल जो है, इट टॉक्स अबाउट सर्टेन राइट्स गिवन टू द सिटीजंस। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप भाषा पढ़ते हो, सो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल रियलाइज दैट देयर आर सर्टेन राइट्स दैट आर गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। देयर आर सर्टेन राइट्स दैट आर गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली, एवरीवन डज नॉट हैव द राइट, एवरीवन डज नॉट हैव द राइट। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं और हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम पहले इस चीज को समझते हैं कि भारत में 2 तरह के लोगों में डिवीजन की जाती है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं एलियंस, और एक होते हैं जिनको बोलते हैं सिटीजंस। एक होते हैं एलियंस, एक होते हैं सिटीजंस। एलियंस मायने फॉरेनर, एलियंस मायने फॉरेनर, ठीक है। तो जब हम एलियंस की बात करते हैं, तो एलियंस में फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं, फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक होती है एनिमी एलियंस, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस। एक होते हैं एनिमी एलियंस, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस कौन से होते हैं? हु आर एनिमी एलियंस? एनीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन, कौन होते हैं एनिमी एलियंस? with which, or the citizens of those countries with which India is at war, with which India is at war। उन देश के नागरिक जिनके साथ भारत अभी युद्ध पे है। अभी है भी हमारा एनिमी एलियन है? अभी कोई नहीं, ठीक है, वर्ष में ही है, ठीक है।
निकाल तो दिए हमने, भगा दिए कि चलो सर अब जाना पड़ेगा, 48 घंटे का समय दिया, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया अभी चले, 48 घंटे का समय दिया, पर एनिमी एलियंस नहीं है अभी भी, क्योंकि युद्ध नहीं है। ठीक है, ठीक है, युद्ध नहीं है। दूसरे आते हैं फ्रेंडली एलियंस। फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं? जो बाकी देशों के नागरिक होते हैं। ठीक है, फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं? जो बाकी देशों के नागरिक हैं, सिटीजंस ऑफ एनी अदर कंट्री, पर इसमें कंडीशन होती है। ठीक है, सिटीजंस ऑफ एनी अदर कंट्री, सिटीजंस ऑफ एनी अदर कंट्री एंड दो सिटीजंस हु हैव एंटर्ड इंडिया, हु हैव एंटर्ड इंडिया लीगली। ठीक है, ये नहीं है कि बांग्लादेश से आए हो, एनिमी एलियन तो नहीं हो भैया, घुस तो गए हैं तारों के नीचे से, पर हम आपके दोस्त हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो आप इलीगल इमिग्रेंट हो। तो अगर आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ भारत में आए हो तो ही आप हमारे दोस्त हो, फ्रेंडली एलियन हो। ठीक है, तो भारत में फ्रेंडली एलियंस को सारे राइट्स मिलते हैं, एनिमी एलियन को कोई राइट नहीं मिलता। एनिमी एलियन को भारत में कोई राइट नहीं मिलता। ठीक है, फ्रेंडली एलियंस को सारे राइट्स मिलते हैं एक्सेप्ट दोज विच आर रिजर्व फॉर द सिटीजंस। ठीक है, एनिमी एलियंस इन इंडिया डोंट हैव एनी राइट, फ्रेंडली एलियंस हैव ऑल द राइट्स एक्सेप्ट those reserved for citizens. So friendly aliens have all rights except those which are reserved for citizens, which are reserved for citizens। उसके अतिरिक्त जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो फ्रेंडली एलियंस को मिलते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि सिटीजंस के लिए कौन से राइट्स रिजर्व्ड होते हैं? विच आर द राइट्स ऑनलाइन ऑफलाइन विच आर रिजर्व्ड ओनली एंड ओनली फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया? हाँ जी, राइट टू वोट, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, वो तो आएंगे, फंडामेंटल राइट्स पे आएंगे अभी हम दूसरे राइट्स की बात करें। इसके अलावा है कोई विच आर रिजर्व्ड ओनली फॉर द सिटीजंस? राइट टू वोट हो गया, बहुत बढ़िया। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, और बहुत बढ़िया, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। ये फॉर एग्जांपल आप जजेस की बात करो, प्रेसिडेंट की बात करो, किसी की भी बात करो, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्वालिफिकेशन इज दैट यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? अब इसके बाद हम बात करते हैं उन फंडामेंटल राइट्स की विच आर रिजर्व्ड ओनली फॉर द सिटीजन। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं ना, तो उनमें ये लिखा नहीं गया अलग से कि ये सिटीजन के लिए राइट्स है, ना ही सिटीजनशिप में लिखा गया कि अलग से सिटीजन के लिए राइट्स हैं। जब आप संविधान को पढ़ते हो तो जितने भी आप आर्टिकल पढ़ते हो, जब फंडामेंटल राइट्स का जो भाग 3 है उसको आप पढ़ते हो, तो उसकी भाषा को देख के आपको पता लगता है कि हाँ यार, ये सिटीजन के लिए राइट्स हैं, ये बाकियों के लिए राइट्स हैं। क्योंकि अगर आप उन राइट्स को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 ये कहता है दैट नो पर्सन shall be deprived of his right to life and personal liberty except procedure established by law। क्या लिखा गया? नो पर्सन। ठीक है ना? अगर हम बाकी राइट्स की बात करें, जो राइट्स सिटीजंस के लिए रिजर्व्ड हैं, उनकी भाषा से पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 की भाषा क्या कहती है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। ठीक है, तो जो राइट्स बाकी सबको मिलते हैं, मतलब फ्रेंडली एलियंस को मिलते हैं, वहां पे संविधान में लिखा जाता है पर्सन या इंडिविजुअल्स। जो राइट सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, भारत के सिटीजंस के लिए हैं, वहां पे सिटीजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी एग्जांपल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इज वन एग्जांपल। और कौन सी है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। These are 5 fundamental rights which are reserved specifically for the citizens of India. Which are reserved specifically for the citizens of India. ठीक है जी?
कोई डाउट यहां तक ऑनलाइन? अब बताओ तो ऑनलाइन क्या डाउट था आपका? रोहिंग्या स्टेइंग इन दिल्ली विलेज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर कंसिडर्ड टू बी लीगल इमिग्रेंट्स। हाँ देखो ना, रोहिंग्यास वर स्टेइंग इन इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर कंसिडर्ड टू बी लीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, अगर इफ दे हैव entered without any legal documentation, then they are illegal immigrants। ठीक है ना? और कुछ ऑनलाइन यही डाउट था आपका कि और कुछ भी था? ये आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। हाँ यार, ये तो बेसिक आर्टिकल्स याद कर ही सकते हो आप, है ना? 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 20, इसमें क्या कहा जा रहा है वो तो आप याद कर ही सकते हो। ठीक है, इतना तो आपसे उम्मीद रखी जा सकती है कि आप ये याद कर सकते हो कि 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 16 जो है ये बात करता है आपसे पब्लिक इंप्लॉयमेंट की, 19 जो है ये बात करता है 6 फंडामेंटल लिबर्टीज की, 29 जो है और 30 जो है ये बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स टू माइनॉरिटीज की। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा यार, ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और उम्मीद की जाती है कि आप इसको याद रखोगे। राइट, अब देखते हैं आगे। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली, सिटीजनशिप वाली जो मैंने आपको बात बताई थी वो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब देखो सर, आर्टिकल 5 पर्सन हु हैज डोमिसाइल फुलफिल्ड, मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 6 इसको एक बार पढ़ लेना, डेट्स इसमें हैं। ठीक है, डेट्स के चांसेस कम है आने के। उसको बताते हैं हम सिटीजनशिप राइट्स के ऊपर, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये इंपॉर्टेंट होता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 की अगर हम बात करें। सो जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 किस चीज की बात करता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 बात करता है दोनों प्रोविजंस की कि किन ग्राउंड्स के ऊपर भारत में लोगों को नागरिकता मिल सकती है और किन ग्राउंड्स में भारत के लोगों की नागरिकता जा सकती है। तो द मेथड्स टू एक्वायर सिटीजनशिप एंड मेथड्स टू रिनाउंस सिटीजनशिप जो है वो दोनों ही बात किए जाते हैं किस चीज में? वो बात किए जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ही है जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत में सिटीजनशिप की प्रोविजंस के लिए। ठीक है, इस जैसे हमने बात करी, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। वो अमेंडमेंट एक्ट है, वो किसमें अमेंड किया गया? 1955 के एक्ट में। तो 1955 का एक्ट ही मेन एक्ट है, इसी के बेसिस के ऊपर भारत में जो नागरिकता की व्यवस्था है वो चलती है। ठीक है, अब इसमें 5 मेथड्स हैं टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। 5 मेन मेथड्स हैं, बाय बर्थ और बाय डिसेंट पहले 2 हैं, वो दोनों मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, बाय बर्थ भी हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाय डिसेंट भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन लोग आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर, जिस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 2 मेथड होते हैं, दोनों को साथ साथ समझ लेते हैं। एक होता है मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक होता है मेथड ऑफ नेचुरलाइजेशन। एक होता है मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक होता है मेथड ऑफ नेचुरलाइजेशन। अब देखो सर, मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? दैट एनी इंडिविजुअल कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर वो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज फुलफिल करता है। देखो, रजिस्ट्रेशन में अगर आपने सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो उसमें कंडीशन ये होती है कि किसी ना किसी तरह, बेसिक कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, किसी ना किसी तरह आपका इंडिया से कोई नाता होना चाहिए। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यू शुड बी मैरिड टू एन इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, कि आपकी शादी हुई हुई है उससे जो इंडियन सिटीजन है और आप भारत में एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह रहे हो कम से कम 5 साल के लिए, देन यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। दूसरा, यू आर अ माइनर चाइल्ड ऑफ एन इंडियन कपल। ठीक है, कि जो इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं उनके आप बच्चे हो। ठीक है, देन यू कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तीसरा, इफ यू आर एन ओसीआई कार्ड होल्डर। तो मतलब क्या है कि अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करनी है बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन यू शुड हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ इंडियन लिंकेज। यू शुड हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ इंडियन लिंकेज टू अ सर्टेन सेंस। कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन की, अगर हम बात करें, सो एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल इमिग्रेंट, ये तो कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, देखो बार बार ना ये आ रहा है कि नॉट बीइंग एन इलीगल इमिग्रेंट, तो आप ना साइड पे, आपके शायद नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आप साइड पे ना नीचे जो एरिया बना हुआ है यहीं पे स्टार मार्क करके लिख लो, इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन लिख लो। मैं लिखवा देता हूं आपको, यहीं पे नीचे इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन लिख लो। इलीगल इमिग्रेंट एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इलीगल इमिग्रेंट एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955।
हमने इन्हीं नोट्स की फोटो से प्रिंट आउट निकालना था ना, इन्हीं नोट्स का प्रिंट आउट निकालना था मैडम, इसी में लिखते जाओ। ठीक है, तभी मैं पहले अपलोड करता हूँ, मैंने क्लास में तभी बोला था मैं पहले अपलोड इसीलिए करवा देता हूँ ताकि आप प्रिंट आउट निकला लो और उन्हीं में लिखते जाओ, ताकि आपको रिवाइज करना आसान रहे। तो इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार, दैट एनी पर्सन हु हैज एंटर्ड इंडिया, एनी पर्सन हु हैज एंटर्ड इंडिया, entered India without legal documentation, and B point, those who have overstayed, those who have overstayed। ओवरस्टेड का मतलब क्या होता है, ओवरस्टेड का मतलब होता है कि आपको फॉर एग्जांपल इंडिया में 10 दिन का वीजा मिला, आपको 15 दिन हो गया आप इंडिया में ही हो, ठीक है, उनका मतलब होता है ओवरस्टेड। तो अगर कोई आदमी इन दोनों कैटेगरीज में फॉल करता है तो उसको भारत में इलीगल इमिग्रेंट घोषित किया जाता है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार ये डेफिनेशन है इलीगल इमिग्रेंट की। ठीक है जी, अब देखते हैं, वापस आते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर। तो हमने कहा कि कौन आदमी जो है वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बेसिस के ऊपर नागरिकता हासिल कर सकता है। पहला, हु इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 7 इयर्स। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब है कि आप भारत में रह रहे हो, ठीक है, यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया, देन यू कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड इफ यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 इयर्स देन यू कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। सेकंड, अ पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 इयर्स। ठीक है, कि जो आदमी भारत में रह रहा है और पिछले 7 साल से रह रहा है, पर उसकी एक और कंडीशन साथ आ सकती है, दैट इफ यू आर मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, दैट इज यू आर एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीसरा, इफ यू आर रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 5 इयर्स। अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एज रजिस्टर्ड हो एंड यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर लास्ट 5 इयर्स, ठीक है, कि इफ यू आर एन ओसीआई कार्ड होल्डर एंड यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, देन यू कैन बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप। कंडीशन साथ एक है कि अप्लाई करने से पहले लगातार 12 महीने आप इंडिया में रहो, कि बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप, देन फॉर कंटिन्यूअस 12 मंथ्स, you should be in India। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं दैट यू कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। अब ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होता है, आपके आगे नोट्स में लिखा भी हुआ है, हम तब भी डिस्कस करेंगे कि ओसीआई क्या होता है, ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होते हैं। ठीक है, ये आगे आपके नोट्स में यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ, देखो कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पीआईओ ओसीआई दोनों में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर सिटीजनशिप जो है वो पा सकते हैं। फोर्थ आता है नेचुरलाइजेशन। अभी जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, देखो जैसे हमने रजिस्ट्रेशन की बात करी, और रजिस्ट्रेशन हमने ये कहा कि किसी ना किसी तरह से आपके इंडियन लिंकेज होना जरूरी है। नेचुरलाइजेशन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। नेचुरलाइजेशन में बिल्कुल बेसिक है दैट यू कैन बिलोंग टू एनी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। आप कहीं के भी हो सकते हो, एक्सेप्ट ऑब्वियसली हम पाकिस्तान वालों को सिटीजनशिप नहीं देते। ठीक है, अगर अल्टीमेटली हमें लगता है कि यार दे सकते हैं तो दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। ठीक है, जैसे हमने स्पेशल कंडीशन में दी हुई है, अदनान सामी का नाम आपने सुना होगा, स्पेशल कंडीशन में दी हुई है सिटीजनशिप। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन में हम ये कहते हैं कि कोई भी आदमी, एनी इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू एनी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप। कंडीशन होती है उसमें, कंडीशन क्या है कि द पर्सन हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स। आपको 14 साल के लिए भारत में रहना है। ठीक है, यू हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स, और इसमें एक और कंडीशन है, ध्यान सुनना इस चीज को। 14 years you have to stay in India, and the number of days in this 14 years should be equal to the number of days in 12 years। कि पूरे 14 साल नहीं आप इंडिया में रह रहे, हम गिन रहे हैं कि कितने दिन आप इंडिया में रहे, वो जितने दिन आप इंडिया में रहे, जितने दिन आप इंडिया में रहे, दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज इन 12 years। ठीक है, और इसमें एक फर्दर क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं 11+1। 11+1 की क्लासिफिकेशन क्या है कि जो लास्ट 1 ईयर है, जो लास्ट 1 है ना, ये 12 में से जो लास्ट 1 है, दिस इज एन ईयर, एन एंटायर ईयर बिफोर यू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। समझाता हूं इसका मतलब क्या है।
कि सपोज करो कि किसी आदमी ने 1 जनवरी 2026 को इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए प्रोसेस फाइल करनी है, अपनी फाइल जमा करवानी है सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो ये देखा जाएगा कि एक तो 14 साल से इंडिया में है और 14 साल में कितने नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में रहा है, ये चेक किया जाएगा। और ये चेक किया जाएगा कि अगर भैया आप 1 जनवरी 2026 को फाइल डिपॉजिट करवा रहे हो तो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आपको लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा। तो ये है 11+1, ठीक है, कि पूरा एक पिछला साल आपको इंडिया में रहना पड़ना है विदाउट इवन स्किपिंग 1 डे, तब आपकी वो कंडीशन पूरी होगी। देन यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। ठीक है जी, तो ये कंडीशन होती है नेचुरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और साथ में ही आ जाता है कि यार नॉट अ सब्जेक्ट और अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजंस ऑफ इंडिया आर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजंस, कि ऐसी कंट्री की नहीं हो सकती कि जहां पे इंडियन सिटीजन नहीं बनना दिया जाता हो। दूसरा, he undertakes to renounce the citizenship of origin country, क्योंकि मैंने बताया आपको इंडिया ओनली अलाउज फॉर सिंगल सिटीजनशिप। तो अगर आप किसी और देश के नागरिक हो तो आपको ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और लिख के देना पड़ेगा, एफिडेविट में साइन करना पड़ेगा कि हम पिछली नागरिकता छोड़ देंगे, हम इतने डेस्परेट इंडियन सिटीजनशिप में पिछली नागरिकता छोड़ देंगे। ठीक है जी। तीसरा, यू आर द रेजिडेंस रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द गवर्नमेंट सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड तीसरा, ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर। ठीक है, कि यहां तो आप ये भी हो सकता है कि आप भारत सरकार की कुछ नौकरी कर रहे हो तभी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, गुड कैरेक्टर के आदमी हो, गुड कैरेक्टर सरकारी जज करती है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। और लास्ट में कि जो 8 शेड्यूल में भाषाएं दी हुई हैं, जो 22 भाषाएं 8 शेड्यूल में दी हुई हैं, उसमें से एटलीस्ट एक भाषा की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं आप बोलोगे सर इंग्लिश है, हम आती है इंग्लिश, नहीं, इंग्लिश तो है ही नहीं 8 शेड्यूल में। तो जो 8 शेड्यूल में दी हुई भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा की आपको अच्छी नॉलेज या अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन। ठीक है जी, तो ये है 4 प्रोसेस। फिर आता है 5वां प्रोसेस। 5वां प्रोसेस आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि फॉर एग्जांपल इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है, जैसे पुडुचेरी हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, कोई भी टेरिटरी एक्वायर करता है, तो जो भी टेरिटरी इंडिया एक्वायर करता है वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। इसका मतलब होता है बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा कि सर हमें भी नागरिकता दो, नहीं, तुम्हारी जमीन हमारी, तुम भी हमारे, बात खत्म। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट इज बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। तो ये मेजर 5 कंडीशंस है। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें, हाँ या ना? ऑनलाइन ठीक है जी। फिर एक आती है स्पेशल प्रोविजंस। ये स्पेशल प्रोविजन जो है दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आसाम। ठीक है, सेक्शन 6 डाला गया था, 6A डाला गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। दिस वाज इन स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, दिस वाज स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, एंड दिस इज द आउटकम ऑफ असम अकॉर्ड। जो असम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, ये उस 1985 के असम अकॉर्ड का आउटकम है। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू असम। ठीक है, जिसको एनआरसी के साथ रिलेट करते हैं ना, ये उस चीज की बात हो रही है। ठीक है, कि कौन असम में रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, उसकी बात हो रही है। दैट मींस पीपल हु एंटर्ड असम एज एन इलीगल माइग्रेंट, उनको डिटेक्ट करके, डिपोर्ट करके, उनको बाहर भगाने की बात है इसमें। ठीक है ना, तो इस चीज की बात हो रही है इन द केस ऑफ सेक्शन 6। ठीक है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, एनआरसी की बात भी करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है। और पर हम उससे पहले देखते हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी सिटीजनशिप जो है भारत से जा सकती है। ठीक है, किन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी सिटीजनशिप भारत से जा सकती है, उन चीजों की पहले अपन डिस्कशन करते हैं। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप किस बेसिस के ऊपर हो सकती है? लॉस ऑफ सिटीजनशिप का पहला बेस होता है रिनंसिएशन। लॉस ऑफ सिटीजनशिप का पहला बेस होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है दैट यू बेसिकली रिनाउंस दैट यू आर रिनाउंसिंग योर इंडियन सिटीजनशिप, कि आप अनाउंस करते हो कि यार मैं अपनी भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं। ठीक है, कि मैं अपनी भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं। आपने लिख के दे दिया कि सर मैं किसी और सिटीजनशिप को एक्वायर कर रहा हूं, तो मैं अपनी भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं, सो हियर बाय आई एम रिनाउंसिंग माय इंडियन सिटीजनशिप, दैट इज इट। दिस इज बेसिकली वॉलंटरली गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप। रिनंसिएशन इज बेसिकली वॉलंटरली गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप। इसमें एक साथ में बात याद रखना कि अगर आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरली गिव अप कर रहे हो, तो अगर आपका कोई माइनर बच्चा है
उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली साथ जाएगी आपके, ठीक है ना, कि उसकी सिटीजनशिप आपके साथ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ये नहीं है कि माँ बच्चा 6-7 साल का है, माँ बाप ने और कोई नागरिकता ले ली, बच्चे को इंडियन रखा, नहीं। बच्चा जब तक 18 से ऊपर नहीं होता तब तक वो माँ बाप की जिम्मेवारी है। तो उसकी नागरिकता आपकी नागरिकता के साथ एसोसिएटेड है इंडिया में, बाहर का हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं बाहर का, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कनाडा न्यूजीलैंड में क्या सिटीजनशिप मिलती है। इंडिया में तो माइनर सिटीजनशिप, बच्चे माँ बाप की सिटीजनशिप गई, बच्चा अगर माइनर है उसकी सिटीजनशिप भी साथ गई। तो रिनाउंसिएशन इज बेसिकली वॉलंटरली गिविंग अप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड है बाय टर्मिनेशन, ठीक है, बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब कोई फॉर एग्जांपल आदमी किसी और देश की नागरिकता अप्लाई करता है और उसको किसी और देश की नागरिकता मिल जाती है, तो हिज इंडियन सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, ठीक है। हिज इंडियन सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, कि मैंने किसी और देश की नागरिकता अप्लाई करी, मुझे उस देश की नागरिकता मिल गई, अब मेरी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगी, उसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है। फिर आता है थर्ड प्रोसेस, जिसको बोलते हैं डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन इज बेसिकली कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप छीन रही है ना, उसको बोलते हैं डेप्रीवेशन। दिस इज द स्ट्रिक्टेस्ट और द हार्शेस्ट ऑफ एक्शन दैट कैन बी टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, कि आपको जेल जूल नहीं भेज रहे हैं, आपकी नागरिकता ही ले रहे हैं कि दैट यू आर नो मोर इंडियन सिटीजन, ठीक है। और ये काम करने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। किस बेसिस के ऊपर हो सकता है, इसके कुछ बेसिस हैं। पहला बेस ये है कि इफ एन इंडिविजुअल हैज ऑब्टेन्ड इंडियन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, ठीक है। जैसे ना एक ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक एमएलए थे, अभी उनके खिलाफ केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो 2 बार एमएलए रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब किसी ने पिटीशन फाइल करी, यूनियन गवर्नमेंट को लिख के दिया कि सर इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड ऑब्टेन की हुई है, ठीक है। तो अगर तो प्रूव हो जाता है दैट यस ही हैज ऑब्टेन्ड इंडियन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, देन हिज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी टेकन अवे बाय द यूनियन गवर्नमेंट। दूसरी कंडीशन है the citizen has shown disloyalty to the constitution of India. Now there is no definition that what is the meaning of disloyalty, ठीक है, but this shall again be decided by whom? It shall be decided by the government of India, ठीक है। then the citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war, कि फॉर एग्जांपल कल को हमारी पाकिस्तान से जंग छिड़ जाती है, कोई आदमी अनलॉफुली पाकिस्तान से बातचीत करता है, ठीक है, that can be considered as a ground for the union government to take away citizenship, ठीक है। then the citizen within 5 years after registration naturalization being imprisoned in any country for 2 years, कि अगर किसी आदमी ने भारत की नागरिकता ली रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के थ्रू और उसको किसी और देश में जेल होगी 5 सालों से ज्यादा, तो हम उसकी नागरिकता कैंसिल कर सकते हैं। देन अ पर्सन ऑफ इंडिया, जो इंडियन है, वो किसी और देश में एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह रहा है लगातार 7 साल से ज्यादा, तब भी उसकी नागरिकता जा सकती है, ठीक है। सो ऑन दीज बेसिस the government can take away your citizenship, on these basis the government can take away your citizenship, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि the citizenship can be taken away। बात समझ में मेरी, हाँ या ना? ऑनलाइन ठीक है जी। चल अब इसके बाद आता है पीआईओ, ओसीआई एंड एनआरआई। एनआरआई तो आपको पता है क्या होते हैं, एनआरआई को क्या होते हैं? एनी इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन सिटीजन इज रेजिडिंग आउटसाइड कंट्री, ठीक है। वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, दे होल्ड इंडियन पासपोर्ट, दे होल्ड इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं और किसी और देश में रह रहे हैं, उनको एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। होते वो इंडियन सिटीजन है, उनको सारे बेनिफिट्स वही मिलते हैं जो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है। दे गेट ऑल द बेनिफिट्स व्हिच एन इंडियन सिटीजन गेट, ठीक है। अगर उन्होंने इंडिया में, उनको वीजा वूजा किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता था पीआईओ, जिसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी जो पीआईओ का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या होता था कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन हो सकता है? कह रहे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि एक फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, जो कि एक फॉरेन सिटीजन है, किन देशों को छोड़ के मिलती थी, ठीक है। देयर वाज अ लिस्ट दैट वाज गिवन, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके अलावा जितने भी देश फॉरेन सिटीजन्स हैं, एवरीवन कुड बिकम अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। मतलब ये है कि उनका इंडिया से कोई नाता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, चाइना, भूटान,
श्रीलंका, नेपाल, इन लोगों को नहीं मिलती थी पीआईओ कार्ड। दे कुड नॉट गेट पीआईओ कार्ड। बाकी सबको मिल सकता है पीआईओ कार्ड, ठीक है, पर उसमें कंडीशन क्या होती थी, दैट ईदर ऑफ योर पेरेंट और बोथ द पेरेंट्स, ईदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और बोथ द पेरेंट्स, दे could become a permanent resident of India or a permanent citizen of India, then you can get PIO card और person of Indian origin card, ठीक है। पर अब अच्छी बात क्या है कि भारत सरकार ने इसको और इन दोनों को मर्ज कर दिया हुआ। अब कोई पीआईओ अलग कैटेगरी नहीं है, देयर इज ओनली वन कैटेगरी नाउ, दैट इज ओसीआई कार्ड होल्डर। नाउ देयर इज ओनली वन कैटेगरी व्हिच इज नाउ नोन एज ओसीआई कार्ड होल्डर। तो पीआईओ आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आपने सिर्फ ये पढ़ना है कि ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होता है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होता है, जो भारत का एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, उसके अनुसार ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होता है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर वो है जो आदमी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था। या तो वो बन सकता है, या तो उसके पेरेंट्स एलिजिबल थे, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स एलिजिबल थे 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान और द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्योंकि यहां पे 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन संविधान इंप्लीमेंटेशन में आया, ठीक है। तो अगर कोई आदमी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है, उसको हम ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं मानते, ठीक है। तो लिख लेना इसमें कि ओसीआई कार्ड होल्डर कौन है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, Ministry of Home Affairs, an OCI is a person who, an OCI is a person who first was a citizen of India, first was a citizen of India on, was citizen of India on citizen of India on और आफ्टर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और was eligible to become the citizen on 26 January 1950, was eligible to become the citizen on 26 January 1950, or is a child or a grandchild of such person, is a child or grandchild of such person। ठीक है जी, चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ पर्सन, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना एक स्टार मार्क करके। हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स शुड नेवर बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स शुड नेवर बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है जी, देन यू कैन बी एन ओसीआई कार्ड होल्डर। अब ये ओसीआई कार्ड होल्डर को बेनिफिट क्या होता है, ओसीआई कार्ड होल्डर जो होते हैं दे गेट मल्टीपल लाइफ लॉन्ग एंट्री वीजाज इन इंडिया, ठीक है। ओसीआई कार्ड होल्डर जो होते हैं इनको मल्टीपल लाइफ लॉन्ग एंट्री वीजा मिलते हैं, ठीक है। स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स मिलते हैं। ये जो होते हैं ये भारत में स्पेशल बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। सिर्फ नॉन फार्म प्रॉपर्टी सॉरी एग्रीकल्चर एंड लैंड जो है उसको परचेज नहीं कर सकते, बाकी लैंड्स को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दे गेट मोस्ट ऑफ द राइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये इनको या ये बेनिफिट जो है ये इनको मिलता है एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका, ये इसमें बेनिफिट्स लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। आपके नोट्स में सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, आप देख लेना इसको, सारे बेनिफिट जो है इसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 तो आपको पता होगा कि 2019 में इसके ऊपर काफी शोर मचा था कि व्हाट इज बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
और क्यों लेके आया जा रहा है इसको, ठीक है, द रीजंस व्हाई इट वाज बीइंग ब्रॉट, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, हाँ यार ऐसे नहीं चली जाती यार, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाहर जाके रह रहा है 4-5 साल से बाहर रह रहा है उनकी सिटीजनशिप अपने आप ही चली जाएगी, नहीं, ठीक है। एम्बेसी के कांटेक्ट में होते हैं, अलग अलग एम्बेसी प्रोग्राम्स करती रहती है, बड़े सारे रीजन होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई 5 साल से बाहर रह रहे हैं, 7 साल से बाहर रह रहा है उसको बोलेंगे वो आएगा नहीं अब सिटीजन ही नहीं हो तुम, ठीक है। अगर वो रह रहा है तो क्या पता उसने वहां की नागरिकता ले लियो, ठीक है ना, देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज यार, ठीक है, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हम उसमें। तो अब इसमें क्या है, इसमें उन्होंने क्या कह दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, इसमें उन्होंने कह दिया कि यार 3 कंट्रीज को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, 3 कंट्रीज, कौन सी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज की 6 माइनॉरिटी रिलीजन्स, इन 3 कंट्री, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं इधर इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज, और इनका जो स्टेट रिलीजन है वो भी इस्लाम है, ठीक है। ये इंडिया जैसी तो है नहीं सेकुलर, ठीक है, इनका स्टेट रिलीजन भी इस्लाम है, ठीक है। तो जो इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज के 6 माइनॉरिटी रिलीजन्स, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस, ठीक है, इन सबको सिटीजनशिप मिल सकती है जो इलीगल इमिग्रेंट है, पर व्हेन दे हैव एंटर्ड इंडिया दे मस्ट हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014। तो 31 दिसंबर 2014 एक कट ऑफ डेट है कि जो इनमें से 6 कम्युनिटीज के लोग इन 3 कंट्रीज के एज एन इलीगल इमिग्रेंट इंडिया आए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले वो इलीगल इमिग्रेंट ना होके अब उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। कैसे नागरिकता मिलेगी? बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। कैसे नागरिकता मिलेगी? बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस अभी हमने कितने साल का देखा? 14 साल का। इनके लिए कम करके कर दिया 5 साल का। From 11 years it was reduced to 5 years. From 11 years it was reduced to 5 years. Right. Third, इसमें ही कहा गया कि this does not apply to 2 categories, 6 scheduled states and states under inner line permit. ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि 6 scheduled states कौन सी होती हैं और इनर लाइन परमिट स्टेट्स भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर यहां पे लिख दिया तो मैं यही आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इनर लाइन परमिट होता क्या है। इनर लाइन परमिट स्टेट्स की 4 एग्जांपल है भारत में। देयर आर 4 इनर लाइन परमिट स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, अंडरलाइन करना इसको। देयर आर ओनली 4 इनर लाइन परमिट स्टेट्स इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। ठीक है, भारत में यही 4 इनर लाइन परमिट स्टेट्स हैं। अब इनर लाइन परमिट होता क्या है? अब देखो सर, तो जब हम बात करते हैं ना इनर लाइन परमिट की, व्हेन वी टॉक अबाउट इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट ये ना ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया हुआ कॉन्सेप्ट है। द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स बाय बंगाल और अंडर बंगाल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, सॉरी बंगाल क्या था वो, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। हाँ, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो था ब्रिटिशर्स ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड दिस अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। तो जब इसको स्टार्ट किया गया था, दिस वाज बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स। दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि यार भारत में ना जो ट्राइबल्स है ना, द ट्राइबल्स बेसिकली दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज and they were the ones who protested against the Britishers a lot because of the entry of the non-tribals into the tribal areas. ठीक है, because of the entry of the tribals into the non-tribals into the tribal areas, outside into tribal areas. तो उनकी ट्राइब की लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया था, ऐसा ब्रिटिश ने शो किया। आइडियली ब्रिटिशर्स का मतलब क्या था कि यार ट्राइबल्स को अलग कर दो, ये प्रोटेस्ट ना करें, इनको रख दो वहीं जहां पे हैं। ठीक है, ये वहीं रहे जहां पे हैं। ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो मैंने 4 एग्जांपल ही वहां पे, आज भी ये वैलिड है। ठीक है, होता क्या है कि अगर कोई इनर लाइन परमिट एरिया है, उसमें किसी इंडियन सिटीजन ने जाना है ना, इफ एनी इंडियन सिटीजन हैज टू एंटर एनी इनर लाइन परमिट एरिया, so every Indian citizen who has to enter this area, who are obviously not the part of these areas, they require a prior permission from the state administration to enter these areas. ठीक है ना, तो इनर लाइन परमिट एरिया जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का था। ये 1873 का ये एक्ट है।
इसमें ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. सो दिस ILP इज अ काइंड ऑफ अ क्वासी वीजा पॉलिसी दैट एनी इंडियन सिटीजन who has to enter ILP areas needs prior permission from state authorities. You need prior permission from the state authorities. ठीक है, पर एप्लीकेबल किसके ऊपर है? इंडियन सिटीजन्स के ऊपर. फॉरेनर्स के ऊपर ILP नहीं होता, फॉरेनर्स के लिए अलग एक्ट है. फॉरेनर्स के लिए नहीं है ये, फॉरेनर्स के लिए होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो भारत सरकार करती है, वो अलग है. तो हम ILP इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है. ठीक है, तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये एक्सेप्शन दिया गया कि शेड्यूल 6 एरियाज एंड ILP एरियाज, इसके ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी पूरे भारत में होगा. ठीक है. तीसरी इसमें प्रोविजन क्या दी गई थी? दैट द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कैंसल OCI मेंबरशिप ऑफ एनी इंडिविजुअल, कि कोई भी OCI कार्ड होल्डर है, अगर भारत सरकार को लगता है तो उसकी OCI कार्डशिप जो है, मेंबरशिप जो है, कैंसिल की जा सकती है. तो लोगों ने बोला कि सर किस ग्राउंड पे कैंसिल की जाती है? तो किसी भी ग्राउंड पे कैंसिल कर दी जाएगी. तो सरकार कहती है ऐसा नहीं, हम पागल थोड़ी, किसी भी ग्राउंड पे कैंसिल कर देंगे. तो गवर्नमेंट कहती है कि 5 ग्राउंड से इनके बेसिस के ऊपर OCI कार्ड कैंसिल किया जा सकता है. पहला, रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड, कि अगर आपने फ्रॉड के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, OCI कार्ड होल्डर एक्वायर कर लिया, सॉरी. दूसरा, शोइंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये बड़ा ही वेग है, हमें नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शोइंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तीसरा, एंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर. चौथा, नेसेसिटी इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट, कि अगर हमें लगता है कि हमारे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के ऊपर वो आदमी थ्रेट है तो हम उसका OCI कार्ड कैंसिल कर सकते हैं. एंड लास्ट, इफ OCI कार्ड होल्डर हैज बीन इंप्रिजन्ड इन सम कंट्री फॉर 2 years और मोर, तब भी हम उसका OCI कार्ड होल्डर कैंसिल कर सकते हैं, OCI कार्ड जो है कैंसिल कर सकते हैं. तो इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर भारत सरकार जो है किसी भी नागरिक का OCI कार्ड जो है वो कैंसिल कर सकती है. ठीक है. और ये लास्ट में एक टॉपिक मैंने ऐड कर दिया, इसको आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 था. अब अगर हिमाचल में करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल को लेके, तो वो इसमें से आ सकता है. वैसे चांसेस जैसे मैंने पिछले पेपर्स देखे उसमें से कम होता है ऐसे क्वेश्चन आने का चांस, पर रिस्क लेने के बजाय मैंने आपको डाल के दे दिया. अगर आपको लगेगा पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लेना. समझाने वाला कुछ नहीं है, ये बस रूल्स आए थे, सरकार ने रूल्स अपने वेबसाइट के ऊपर डाले थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, तो वो मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिए. ठीक है, क्योंकि जितने मैंने पिछले पेपर एनालाइज किए मुझे तो नहीं लगता कि आएगा. ठीक है ना, पर हमें कुछ पता नहीं होता. ठीक है ना, क्या पता आ भी जाए, तो इसलिए मैंने डाल दिए हैं. अगर आपको लगे तो आप इसको एक बार देख के पढ़ लेना. ठीक है जी, हाँ या ना? कोई डाउट सिटीजनशिप में किसी को? ऑनलाइन ऑनलाइन को डाउट सिटीजनशिप में? श्रेय डाउट क्या? आपको मैसेज कर दो श्रेय, डाउट है जो अगर आपको कोई. शेड्यूल और ILP पे अप्लाई नहीं होगा, ये समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ. ठीक है, पहले एक एक डाउट लेते हैं. पहले आपका डाउट ले लेते हैं कि 6 शेड्यूल और ILP पे अप्लाई नहीं होगा. देखो, जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, ये जो सॉरी आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये पूरे देश में अप्लाई किया जाएगा सिवाय इन 2 एरियाज में. एक्सेप्शन दे दी गई कि जो 6 शेड्यूल एरिया, आपको याद होगा कल या परसों क्लास में 6 शेड्यूल क्या था. ठीक है, तो परसों क्लास में आपको 6 शेड्यूल एरिया समझाए थे, जिनको हमने ट्राइबल एरिया के नाम से समझा था. ठीक है, जहां मैंने बताया था गवर्नर की पावर होती है. 4 ट्राइबल एरियाज हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है, मैंने समझाया था, मैंने वहां पे समझाया था कि ट्राइबल एरियाज की पावर होती है. तो जो ट्राइबल एरियाज में लोग रहते हैं या 6 शेड्यूल एरिया हैं, वहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. क्योंकि देखो ना, लोगों ने ये बोला, जो 6 शेड्यूल एरिया के लोग हैं, ILP के लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि आप आउटसाइडर्स को हमारे देश में या हमारे लैंड में बसने की परमिशन दे रहे हो. तो इसी के विरुद्ध तो प्रोटेस्ट था सारा. तो सरकार कहती ठीक है, ट्राइबल लैंड के ऊपर कोई आउटसाइडर नहीं बस सकता. कोई भी इलीगल इमिग्रेंट है जो इन 3 कंट्री से आया है, अगर उसने सिटीजनशिप ली है तो इन 6 शेड्यूल एरियाज में वो नहीं बस सकता, इसके बाहर जाके बस जाए. पहली चीज. दूसरा, इनर लाइन परमिट एरियाज के ऊपर भी यही एक्सेप्शन है कि वो ना ही इनर लाइन परमिट एरियाज में जाके घुस सकता है या वहां रह सकता है, क्योंकि अगेन वहां पे ट्राइबल इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात आ रही है.
ठीक है, तो इफ यू वांट टू रिजाइड यू कैन रिजाइड एनीवेयर बट द ट्राइबल इंटरेस्ट शुड नॉट बी हार्म। ठीक है, देखो ना भारत के संविधान में जो हम इंडियन सिटीजन हैं, हमें आर्टिकल 19 में ना राइट टू रिजाइड मिलता है, पर उस राइट टू रिजाइड के साथ ना आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि हमारा जो राइट टू रिजाइड है, उस राइट टू रिजाइड में 19 क्लॉज 5 ये कहता है दैट देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड ट्राइबल एरियाज, या ट्राइबल्स, नॉट ट्राइबल एरियाज बट ट्राइबल्स। तो अगर ट्राइबल इंटरेस्ट को या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को कोई हार्म करता है तो सरकार वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो आईएलपी एक वैसी ही रिस्ट्रिक्शन है। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी, तो ये उसका मतलब है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ना, वो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है हिमाचल को ना। ठीक है, हिमाचल हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस। परचेज ऑफ लैंड को लेके जो है ना हिमाचल में, है ना, दैट आउटसाइडर्स कैन नॉट परचेज लैंड, जो है वो स्पेशल स्टेटस का क्राइटेरिया है। ठीक है, वो अलग है उसमें हिमाचल, एंड सम अदर स्टेट्स आल्सो गेट दिस, सम अदर स्टेट्स आल्सो गेट दिस क्राइटेरिया, जैसे आपका आई थिंक इट इज आल्सो प्रेवलेंट इन अदर हिली स्टेट्स। ठीक है, कि आउटसाइडर्स कैन नॉट परचेज लैंड और समथिंग, तो वो कई सारी स्टेट्स में सरकार ने किया हुआ है। ठीक है जी, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, क्या चीज? अरुण आपका डाउट समझ नहीं आया मुझे यार, अरुण आपका डाउट समझ नहीं आया मुझे, एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? डाउट तो ज्यादा बेटर आएगा यार। ठीक है अरुण, एक बार डाउट लिख दो यार प्रॉपर्ली, ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊं। ठीक है, अभी मुझे इसका समझ नहीं आया डाउट, कि आपने क्या लिखा है। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो हैं, दिस इज बेसिकली पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स। अच्छा अच्छा, ठीक है अरुण, देखो पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स जो है भारत के संविधान में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? फंडामेंटल राइट जो है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यार, क्योंकि भारत के संविधान में राइट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि अगर लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे तो सरकार की पावर कैसे लिमिट होगी? अगर राइट्स नहीं मिलेंगे तो सरकार जो है तो आर्बिट्रेरीली काम करती रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई भारत के संविधान में है जो लोगों की पावर को डिफाइन करती है, जो लोगों की पावर को इलेबोरेट करती है, वो है भारत के संविधान में दिए हुए ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यही वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर कंट्रीज जो हैं वो गवर्न होती हैं और लोगों को राइट्स मिलते हैं। ठीक है, यही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों की पावर को, ठीक है, राइट्स ऑफ द पीपल जो हैं, यही जो हैं वो लोगों की पावर को इंक्रीज करते हैं या एनहेंस करते हैं। ठीक है, यही जो है राइट्स हैं वो लोगों की पावर को इंक्रीज करते हैं या एनहेंस करते हैं। ठीक है, राइट्स आर बेसिकली कंसिडर्ड टू बी एन जस्टिफाइड क्लेम। अगर हम भारत के संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन की, राइट्स की डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख लेना साथ ही इसके कि राइट्स आर द क्लेम्स गिवन टू सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, राइट्स की डेफिनेशन ये है कि राइट्स आर द क्लेम्स गिवन टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, ये राइट्स की डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। राइट्स आर द क्लेम्स गिवन टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, गिवन टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्ड राइट्स एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या आपकी एनसीईआरटी जो है उसमें दी हुई है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम राइट्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट टाइप ऑफ राइट्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आर नेचुरल राइट्स।
नाउ व्हाट आर द नेचुरल राइट्स? नेचुरल राइट्स जो है ना, दे आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइट्स. नेचुरल राइट्स आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइट्स. अब नेचुरल राइट्स क्यों कंसिडर किए जाते हैं? नेचुरल राइट्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल राइट्स बेसिकली आर दोस राइट्स व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी गिवन बाय नेचर. ये माना जाता है कि नेचुरल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपको नेचर ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, स्टेट ने नहीं दिए. ठीक है, कि आपको बाय नेचर सम राइट्स आर गिवन, उसको हम बोलते हैं नेचुरल राइट्स. इसमें लिखा भी होगा राइट्स व्हिच आर गिवन बाय अस, गिवन टू अस बाय द नेचर और सोसाइटी. ठीक है, नेचर और गॉड. तो सोसाइटी को जो नेचर और गॉड ने राइट्स दिए उनको बोलते हैं नेचुरल राइट्स. उसमें स्टेट का कोई योगदान नहीं, स्टेट ने कोई राइट नहीं दिया. दीज राइट्स आर बेसिकली कंसिडर्ड वेरी इनएलिएनेबल, दे कैन नॉट बी टेकन अवे, क्योंकि भगवान ने दिया भैया, नेचर ने दिया है, स्टेट कैसे ले जाएगी? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होती है? राइट टू लाइफ. Right to life and personal liberty are considered to be the paramount examples of natural right. Right to life and personal liberty are considered to be the paramount examples of natural right. ठीक है, दूसरे किस्म के राइट्स होते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स सिर्फ वो राइट्स हैं जो आपको मिलेंगे क्योंकि आप इंसान. ठीक है, आप पैदा हुए एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको राइट मिल गया और कुछ नहीं है. ठीक है, सो द राइट्स दैट आर गिवन टू द ह्यूमंस आर बेसिकली ह्यूमन राइट्स. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? डिग्निटी की एग्जांपल हो सकती है, लिव विद डिग्निटी. ठीक है, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी की एग्जांपल हो सकती है. तो ऐसे बेसिक राइट्स जो आपको मिले हैं क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान हो, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स. दूसरी चीज, तीसरी चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमारे संविधान में दिए जाते हैं. दे आर दोज राइट्स व्हिच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दोज राइट्स व्हिच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, सो इन इंडिया देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स. ठीक है, मेनी पीपल इवन कंसीडर, दिस में भी एग्जांपल रखे दैट फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट देयर इज अ डिफरेंस. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, वो डिफरेंस क्या है उसको भी हम क्लियर करते हैं, उसको भी हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं राइट्स की और हम ये कहते हैं कि देयर आर फंडामेंटल राइट्स, देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड देयर आर द अदर लीगल राइट्स, या फिर जिनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स. अदर लीगल राइट्स जिनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स. ठीक है, तो जब हम अपन लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, अदर लीगल राइट्स की, तो हमने इसको क्या समझना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बेसिक राइट्स हो सकते हैं ये, देयर कैन बी वेरी बेसिक, दे कैन बी वेरी बेसिक राइट्स. फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें तो इंडिया में कोई एग्जांपल दे सकते हैं मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? एनी एग्जांपल दैट यू कैन गिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन इंडिया? एनी एग्जांपल दैट यू कैन गिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन इंडिया? हाँ जी, राइट टू प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया. और राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन. और कोई एग्जांपल? ऑनलाइन राइट टू प्रॉपर्टी एक राइट बोल दिया आपने. और बहुत बढ़िया, राइट टू वोट. कल मैंने लिखवाया भी था आपको उस दिन, परसों या पता नहीं कल. राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट. ठीक है, ये वो राइट्स हैं व्हिच आर बेसिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दीस आर दोस राइट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट. ठीक है, दूसरे होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स सर वो राइट्स हैं व्हिच आर बेसिकली फंडामेंटल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडा? देखो राइट्स राइट्स है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो फंडामेंटल है, चाहे वो लीगल है. राइट्स की ना रेलेवेंस कैसे चेंज हो रही है? ठीक है, राइट्स की रेलेवेंस कैसे चेंज हो रही है? अब देखो इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है राइट्स. राइट्स सब तो कॉमन है, ठीक है ना, अधिकार कॉमन है, पर रेलेवेंस कैसे चेंज हो रही है? रेलेवेंस कैसे चेंज हो रही है? रेलेवेंस चेंज हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीफिक्स दैट इज बीइंग अटैच्ड. जो उसके साथ प्रीफिक्स अटैच हुआ है ना, उसके बेसिस के ऊपर रेलेवेंस चेंज हो रही है. प्रीफिक्स अटैच होने का मतलब क्या है कि अगर किसी राइट के साथ प्रीफिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अटैच्ड है तो उसका रेलेवेंस अलग है. अगर उसके साथ प्रीफिक्स लीगल या स्टैट्यूटरी अटैच्ड है तो उसका प्रीफिक्स, उसका मतलब अलग है, उसकी रेलेवेंस अलग है. अगर उसके साथ फंडामेंटल अटैच हो गया तो उसका रेलेवेंस चेंज हो गया. तो राइट की जो रेलेवेंस है, राइट की जो इंपॉर्टेंस है ना, तो राइट की रेलेवेंस और राइट की इंपॉर्टेंस डिसाइड होती है उस बेसिस के ऊपर कि उसके साथ प्रीफिक्स क्या अटैच्ड है. बात समझ आ रही मेरी आपको? हाँ या ना?
ठीक है ना, तो प्रीफिक्स ऑफ द राइट डिसाइड द रेलेवेंस ऑफ द राइट्स. So if it is a constitutional right, it is mentioned in the constitution, but it not be as sacred as the fundamental rights are. It may not be as essential as fundamental rights are. For example, right to vote. ठीक है, every citizen in India has right to vote. सबको right to vote. हाँ जी, above 18, every citizen does not have right to vote. ठीक है, so anyone in India, anyone above age of 18 can go and vote. है, anyone above the age of 18 can go and vote. Every citizen of India above the age of 18 can go and vote. Yes or no? Online. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? रिपीट करता हूं, every citizen of India above the age of 18 can go and vote. बहुत बढ़िया. Every citizen of India above the age of 18 cannot vote. Every citizen of India who is a registered voter above the age of 18 can go and vote. ठीक है, तो उसमें कंडीशन है कि सर यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर. ये नहीं है कि मैंने वोटर कार्ड नहीं बनाया, मैं बोलूंगा भैया मेरा तो अधिकार है तो वोट डाल दूंगा, पकड़ के बाहर निकालेंगे. ठीक है ना, जब भी आप वोट डालने जाते हैं ना, वहां पे वो बंदे बैठे होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे होते हैं, है ना, वो चेक करते हैं कि नाम है, वोटर कार्ड दिखाओ, प्रूफ दो. फिर आपका आधार वोटर कार्ड देखते हैं, साथ में आपका प्रूफ देखते हैं, उसमें जो आपकी लिस्ट में इलेक्टोरल रोल में नाम होता है, फिर उसको टिक मार्क लगता है. ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ वर्कर वहां बैठे होते हैं, उनको बताया जाता है, उनके पास भी कार्ड होता है ना, उनके पास भी लिस्ट होती है पूरी. ठीक है, तो जो वहां पे ऑफिसर बैठा होता है, पोलिंग ऑफिसर, आप उसको कार्ड दिखाते हो अपना, वो अपने इलेक्टोरल रोल में नाम देखता है. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या सर? रमनीक. वो देखेगा कि रमनीक है, उसका ये नंबर है इलेक्टोरल लिस्ट में, उसके बाद जो लिस्ट है उसमें लेट अस सपोज कि रमनीक का नंबर है 400. ठीक है, तो जो सामने बूथ वर्कर्स बैठने पॉलिटिकल पार्टी के, तो जो पोलिंग ऑफिसर है वो बोलेगा 400 नंबर रमनीक. तो जो पोलिंग ऑफिसर बैठा है वो भी कांटा मारेगा कि 400 नंबर रमनीक जो है वोट डाल गया. तो रजिस्टर्ड वोटर होना बड़ा जरूरी है. सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 18 हु इज अ रजिस्टर्ड वोटर कैन वोट. क्या पर आप इसके बिना जिंदगी जी सकते हो? अगर आप वोट डालने नहीं गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. ठीक है, आप देखो ना कि सारे वोट डालने थोड़ी जाते हैं. अगर सारे वोट डालने जाए तो 100% आए ना वोटिंग परसेंटेज. हमारे देश में तो 60% वोटिंग परसेंटेज, 67% वोटिंग परसेंटेज आ जाए, लोग कहते हैं कि वाह जी बस इतनी बड़ी वोटिंग, कि मतलब 100 लोग रजिस्टर्ड थे, सिर्फ 60-67 ने वोट डाला, बाकी लाइफ चिल कर रहे हैं, या है नहीं है यहाँ पे, या क्या है हमें नहीं पता, पर वोट डालने नहीं आए. ठीक है, क्या फर्क पड़ा? उनकी उनकी जान को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा. उनको नाम जी सकते हो, दिया है राइट, ठीक है, तो इसके बिना आप जी सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट. ठीक है, अधिकार की पूर्ति करनी चाहिए, पर नहीं भी करोगे तो आपकी पर्सनल जीवन को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा. ठीक है, यू कैन सस्टेन योर लाइफ. सिमिलरली देयर आर स्टैट्यूटरी राइट्स. राइट्स है पर स्टैट्यूटरी राइट्स है. एनी एग्जांपल? स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होते हैं? एनी राइट्स और राइट्स गिवन बाय द लेजिस्लेचर. राइट्स गिवन बाय लेजिस्लेचर, बाय लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. एग्जांपल दे सकते हो इसकी? एनी एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी राइट्स? बहुत बढ़िया सर. आरटीआई. आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू वर्क. एमजी नहीं रहेगा, एमजी नहीं रहेगा. ठीक है, एक और बता देता हूं आपको. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. ठीक है, इसके बिना जी सकते हो? बिल्कुल जी सकते हैं. सरकार का कल अगर मन करे चेंज करने का, कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है. बेसिक है सर. दे आर नॉट वेरी सेक्रेड राइट्स, दे आर नॉट वेरी सेक्रेड राइट्स. ठीक है ना, इसके बिना भी आपकी लाइफ चल रही है. पर अगर अपन तीसरी ओर आए और देखें इन राइट्स को, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. अब वर्ड फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटल? बताओ सर, वर्ड फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है?
बेसिक, असेंशियल और बेसिक, असेंशियल और होता है फंडामेंटल का मतलब कुछ? देखो फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है कि विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, विच इज वेरी वेरी बेसिक, जिसके लिए बाकी सब कुछ चलता है। ये सेंटर होती है, कोर होता है, ये एसेंस होता है फंडामेंटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल सांस लेना, आपकी जिंदगी के लिए सांस लेना, हवा, पानी फंडामेंटल है सर ये। ठीक है, तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल शब्द का मतलब होता है द थिंग्स विच आर असेंशियल, द थिंग्स विच आर असेंशियल। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम उन राइट्स की बात कर रहे हैं विच आर बेसिकली असेंशियल और विच आर बेसिक राइट्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव हिज लाइफ। ये वो राइट्स हैं जो एक आदमी को इतने नेसेसरी हैं, इतने बेसिक हैं कि इसके बिना वो जिंदगी जी नहीं सकता सर। ठीक है, इसके बिना उसको जिंदगी जीना बड़ा दुश्वार है, बड़ा मुश्किल है सर उसके लिए। अगर उसने अच्छी जिंदगी व्यतीत करनी, अच्छी जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए उनको ये राइट्स देना जरूरी है। उन राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, दे आर वेरी वेरी सेक्रेड, दे आर सेक्रेड, दे आर सुप्रीम। ये ऐसा नहीं है कि हलवा नहीं है, सरकार आएगी राइट्स लेके चली जाएगी। ठीक है ना, सरकार अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में इन्फ्रिंज करने की कोशिश करती है, सरकार अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को लेने की कोशिश करती है, तो भारत का संविधान एक मौलिक अधिकार और देता है। भारत का संविधान आपको आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और राइट देता है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, कि अगर सरकार आपका राइट लेके जाने की कोशिश करती है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, बोलो कि सरकार गलत कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड है आपकी बात सुनने के लिए। कोर्ट मना नहीं कर सकता, कोर्ट सुनेगा। हाँ, उसके बाद कोर्ट ये कह सकता है कि भैया हमारे पास मत आओ, हाई कोर्ट के पास जाओ, पर कोर्ट सुनेगा जरूर। ठीक है, तो बेसिक राइट्स, इतने इंपॉर्टेंट राइट्स जिनके बिना आप जिंदगी जी नहीं सकते, जो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, दीज आर सो इंपॉर्टेंट राइट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट of an individual, which are important for the development of the individual। ठीक है ना, कि जब अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल लेवल, सो दीज राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक डेवलपमेंट। कि फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के 3 बेसिक प्रेमाइस क्या हो सकते हैं, 3 बेसिक पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, जान है तो जहान है सर, सिंपल सा आइडिया है। एग्जांपल, राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट इंश्योर करा ना, फिजिकल लाइफ सेटल होगी, फिर कहते हैं कि भैया इंटेलेक्चुअल भी सेटल कर लो, पढ़ लो, राइट टू एजुकेशन, साथ ही राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, इंटेलेक्चुअल सर। ठीक है ना, तीसरी ओर आता है आपका स्पिरिचुअल। ठीक है, कह रहे जिंदगी जी ली, पढ़ लिया, चलो अब निकलो वानप्रस्थ, है ना, सन्यासी बन जाओ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं एक आदमी को जिंदगी व्यतीत करने के लिए, सब कुछ दिया जाता है इसमें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेट से प्रोटेक्शन है, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, और अगर स्टेट इंटरफेयर करेगा तो उसका रीजन होना चाहिए, दैट हैज टू बी बैक्ड बाय लॉ। स्टेट अपनी मर्जी से कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और अगर स्टेट करेगा तो आपके पास बैठा है सुप्रीम कोर्ट, तुरुप का इक्का, भाग जाओ। सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही चुल है सरकार के काम उंगली करने की, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को चुल है ना, सरकार कुछ करे सुनिए तो हमसे पूछो। आप हिसाब लगाओ, पहलगाम में हुआ, सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी है? सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है इस चीज में इंटरफेयर करने की? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, किसी ने पिटीशन फाइल कर दी, लोग भी फ्री हैं, पिटीशन फाइल कर दी, सर बहुत गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि सिक्योरिटी सिचुएशन की हालत हमें ब्रीफ करो। अरे तुम्हारा कोई लेना देना क्या? ठीक है ना, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट को चुल होती है तो आप तो भागे बजाओ कोर्ट पास, तो कोर्ट तो दोनों हाथों से लपकेगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है, और हमारे देश में आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सिंपल है सर, आपके राइट्स तब तक ही राइट है जब तक उसको एनफोर्स करने की पावर है। अगर सरकार के ऊपर लगाम ना होना तो सरकार किसी को सांस लेने का मौका ना दे।
ये हर सरकार की बात है, मैं सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी दुनिया की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि सरकार इतनी पावरफुल होती है बिकॉज दे एंजॉय ऑल द पावर ऑन योर बिहाफ, दे एंजॉय द पावर. सो हाउ दे कैन बी कंट्रोल्ड? सो द पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट्स वाया राइट्स. ठीक है, राइट्स जो होते हैं ना, राइट्स आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर. सरकार से पावर निकल के आपके पास आ रही है, किसके बेसिस के ऊपर? राइट्स के बेसिस के ऊपर. ठीक है, राइट्स बेसिकली इंश्योर दैट देयर इज अ लिमिट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द पावर. क्योंकि सिंपल है सर, आपके राइट्स हैं, अगर आपके राइट्स एक्सपैंड होंगे, अगर आपके राइट्स इंक्रीज होंगे, तो जितने आपके राइट्स इंक्रीज होंगे उतनी लिमिटेड पावर जो है वो स्टेट की होती जाएगी. जितने ज्यादा राइट्स उतनी लिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट. तो राइट्स क्या करते हैं? राइट्स दो काम करते हैं. एक, राइट सरकार की पावर को लिमिट करते हैं. दूसरा, राइट्स आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं. ठीक है ना? तभी कहा जाता है कि राइट्स अगर ज्यादा हो तो स्टेट के ऊपर लगाम उतनी ज्यादा होगी और स्टेट की पावर उतनी कम होगी. सो राइट्स बेसिकली आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर. तभी हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. अगर नहीं लिखा लिख लेना, दैट राइट्स इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. राइट्स इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. राइट्स इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ठीक है जी. तो ये फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इफ द स्टेट tries to infringe, then you can directly go to the Supreme Court. If the state tries to infringe into rights, you can directly approach the Supreme Court. Directly approach the Supreme Court. ठीक है ना? आर्टिकल 32, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ये एक बहुत प्राइम रीजन है जिसके लिए भारत को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहिए. ठीक है, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब कहते अगर आर्टिकल 32 सही से काम नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को कोई फायदा नहीं है. दिस इज द रीजन दैट डॉक्टर अंबेडकर कंसिडर्ड और डिक्लेयर्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, याद रखना कि डॉक्टर अंबेडकर सेड दैट आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो लिख लेना अगर लिखना है तो. अगर पेपर में आए तो याद रखना दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर डॉक्टर अंबेडकर. दैट इज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दैट इज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी राइट्स की. ठीक है, ये पढ़ लेना, इसी में यही लिखा हुआ है. फिर अगर अपन बात करें आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की, तो पार्ट 3 मैंने बता दिया, डिसाइड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, जस्टिसिएबल इन नेचर. ठीक, ऑब्वियसली बात है. देन यू कैन ओनली गो टू द कोर्ट. नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट इंस्पायर्ड बाय यूएसएस बिल ऑफ राइट्स, कि दुनिया में पहली बार लिखित में कहां पे राइट्स आए थे? यूएसए में. ठीक है, प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ये सब कुछ है, आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे. फीचर्स फीचर्स they are not absolute in nature but are qualified. That means the state can impose restrictions. ठीक है, भारत में क्या ऐसा कोई, is there any absolute fundamental right in India? कोई एक्सेप्शन है? अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है that rights are absolute in nature, तो सही है गलत है? गलत है ना? rights are backed by restrictions. ठीक है ना? पर क्या कोई एक्सेप्शन है भारत में absolute fundamental right की? Is there any absolute fundamental right in India? हाँ जी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं. एनी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट. एक्सेप्शन है. अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना, ध्यान रखना इस चीज को, इस प्रीलिम्स में ना इन चीजों का ध्यान रखना कि प्रीलिम्स में जनरलाइज स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है. कि अगर आपको बेसिक क्वेश्चन आ जाए ना कि राइट्स दैट ऑल फंडामेंटल राइट्स दैट देयर कैन बी, सो राइट्स कैन नॉट बी एब्सोल्यूट इन नेचर, तो सही है. राइट्स आर बैक्ड विद रिस्ट्रिक्शंस. जो मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन है. तो भारत के संविधान में एक ही एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स में, जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. कि ये नहीं हो सकता कि आप बोलो कि सर आज अनटचेबिलिटी करके देखते हैं. ठीक है, कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, कोई ग्राउंड ऐसा नहीं हो सकता जहां पे भारत में स्टेट या कोई भी नागरिक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर पाए. सो एक ही फंडामेंटल राइट व्हिच इज एब्सोल्यूट, रेस्ट ऑल आर बैक्ड बाय रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, सो डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226. मोस्ट ऑफ नेगेटिव इन नेचर. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि
कि राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड सम आर पॉजिटिव इन नेचर। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स का मतलब ये होता है कि इफ सम राइट्स इन सम राइट्स द स्टेट इज बीइंग डिनाइड द पावर, कि स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो हम बोलते हैं दैट इट इज अ नेगेटिव राइट। फॉर एग्जांपल आर्टिकल कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, आर्टिकल 14 जो है वो कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी इंडिविजुअल इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट की पावर को आपने रिड्यूस कर दिया, नेगेटिव राइट। ठीक है, पॉजिटिव राइट क्या होता है? जहां पे स्टेट की पावर को एनहेंस किया जाए। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 दैट द स्टेट शैल एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो एक जगह आप स्टेट की राइट पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एक जगह स्टेट की पावर को एनहेंस कर रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स में। फिर हम बात करते हैं दे कैन बी अमेंडेड, ऑब्वियस सी बात है, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, दे कैन बी अमेंडेड। ठीक है, ये आर्टिकल 21 और 19 वाली एक्सेप्शन जो है हम ये इमरजेंसी में समझेंगे, इसको छोड़ देना, भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स में कि देयर आर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना कि क्लासिफिकेशन क्या है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28, कल्चरल एजुकेशन राइट्स टू माइनॉरिटीज 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। सॉरी, ये बेसिक कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की। दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, these are basic classifications of fundamental rights. Right to equality 14 to 18, right to freedom 19 to 22, right against exploitation 23-24, right to freedom of religion 25-28, right culture and education rights 29-30, and right to constitutional remedies article 32. ठीक है, ये बेसिक क्लासिफिकेशंस याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं कई बार। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी सारे राइट्स जो हैं सबको अवेलेबल है, which are not available to the which are only available to citizens 15-16-19-29-30। ठीक है, अब आते हैं हम पहले आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है इट बेसिकली टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो व्हेन इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये कहता है कि स्टेट क्या है भारत में, व्हाट इज द टर्म स्टेट और हाउ द स्टेट इज डिफाइंड। क्योंकि देखो ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा, कह रहे कि आपको फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट मिल रहे हैं? स्टेट के अगेंस्ट। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्टेट क्या है, यू शुड नो व्हाट इज स्टेट। तो जब आपको यह कहा गया कि यू शुड नो व्हाट इज स्टेट, तो उसके लिए आपको इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया। तो व्हाट इज स्टेट, तो पहली चीज आती है कि स्टेट क्या है, तो उसमें लिखा गया कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की बात होती है स्टेट के लिए। ठीक है, सो व्हाट यू शुड नो अबाउट द आइडिया ऑफ स्टेट, व्हाट यू शुड नो अबाउट द आइडिया ऑफ स्टेट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, कि क्या कहा गया, दैट द स्टेट टर्म स्टेट इंक्लूड्स यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल बॉडीज और एनी अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब क्या है कि उन्होंने कह दिया कि सर यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, या यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ऑल लोकल अथॉरिटीज, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है इंडिया में, कौन कौन सी लोकल अथॉरिटीज है? पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पोर्ट अथॉरिटीज, इंप्रूवमेंट और ट्रस्ट, म्युनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड all other authorities that are present in the Indian territory. Now, when we talk about all other authorities that are present in the Indian territory, इस चीज की कोई डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, तो कोर्ट ने अलग अलग केसेस में एक टेस्ट देके इस चीज की डेफिनेशन निकाली। तो अब हमें पता लगता है कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो सरकार के अधीन काम करती है या सरकार के लिए काम करती है, उसको हम स्टेट मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LIC, ONGC, सेल, इसरो, DRDO, SBI एक्सेट्रा, RBI वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये वो अथॉरिटीज हैं जो सरकार के लिए या सरकार के अधीन काम करती हैं, उन सबको हम स्टेट मान सकते हैं। नीति आयोग, NHRC, NCW, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सारी जो हैं ये स्टेट है। ऑल ऑफ देम आर स्टेट। ऑल दिस अथॉरिटीज व्हिच वर्क अंडर द स्टेट or under the state authorities or for the government, all of them can be termed as state. ठीक है, कैग हो गया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सारे स्टेट हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ जुडिशरी, ये याद रखना दैट जुडिशरी इज नॉट द स्टेट।
जुडिशरी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेट अंडर डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। ठीक है, जुडिशरी स्टेट नहीं है क्योंकि इसका रीजन जुडिशरी ने दिया। जुडिशरी कहती है कि देखो व्हाई जुडिशरी इज नॉट द स्टेट, इसका रीजन जुडिशरी ने दिया। जुडिशरी ने क्या समझाया, जुडिशरी ने देखो ऐसा है कि फंडामेंटल राइट्स है, सपोज करो कि फंडामेंटल राइट्स में आपको दिक्कत है, आपको स्टेट के विरुद्ध दिक्कत होगी, आप हमारे पास आए। Now, when the matter has come to the judiciary, now it is a judiciary is functioning as a conflict resolution institution. ठीक है, so there is a problem between the two people, individual A and institution B. That means individuals के बीच में और state के बीच में प्रॉब्लम है। तो जुडिशरी कहती है कि अगर मैं एज अ जुडिशरी, हम एज अ जुडिशरी भी स्टेट का हिस्सा हो गए, then how can we be the neutral arbitrators? How can judiciary be a neutral arbitrator on a non-biased institution which shall perform the role of being a conflict resolution institution? तो अगर हम भी स्टेट का हिस्सा हुए, तो अगर आप हमारे सामने मुद्दा लेके आओगे तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि हम स्टेट के फेवर में आर्ग्यूमेंट देते हैं, स्टेट के फेवर में जजमेंट देते हैं, ताकि कल को आप हमें चैलेंज ना कर पाओ। ठीक है, और अगर हम इंडिविजुअल का पार्ट हो गए, स्टेट के विरुद्ध हो गए, तो स्टेट को हम पे भरोसा कैसे होगा? इसलिए जुडिशरी कहती कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल और द सिटीजंस और द स्टेट, then we as a judiciary have to perform a role of a conflict resolution institution, hence we cannot be the part of state under this matter. ठीक है, ये रीजन याद रखना, बाकी सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, रट्टा नहीं मारना कि जुडिशरी वाई जुडिशरी नॉट अ स्टेट, बेसिक रीजन है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा जुडिशरी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट। देन कम्स आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है ना, ये बेसिक बात करता है। हाँ जी सर, नॉन जुडिशियल फंक्शन, देखो नॉन जुडिशियल फंक्शंस, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर द जुडिशरी इज मेकिंग रूल्स, जहां पे जुडिशरी रूल्स बना रही है, ठीक है, कि कोर्ट में कैसे बिहेव करना है, कोर्ट में कौन सी भाषाएं चलेंगी, क्या कपड़े डाल के कोर्ट में आने हैं, ये नॉन जुडिशियल फंक्शन है जुडिशरी की, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जुडिशरी इसको कहते हैं। उसमें जुडिशरी को आप चैलेंज कर सकते हो, पर जुडिशरी एज अ कोर्ट ऑफ ओपन अपील नहीं बैठा, जुडिशरी कहता है अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 जो है ना, दिस आर्टिकल 13 इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। आर्टिकल 13 इज बेसिकली द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि भारत में जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात लिख भी लेना, अगर नहीं लिखी हुई कहीं पे तो ध्यान से लिख लेना कि द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So Article 13 basically becomes the basis of judicial review in India. ठीक है जी। Now what does Article 13 say? What does Article 13 say? Article 13 जो है वो ये कहता है, Article 13 को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है Article 13(1), एक है Article 13(2). ठीक है, Article 13(1) क्या कहता है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी कानून जो 26 जनवरी 1900 पहले का इंप्लीमेंटेशन में आया था, उसकी बात होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है एनी लॉ। यही फर्क है दोनों में, बाकी लाइंस उसके बाद सारी सेम। तो आर्टिकल 13(1) क्या कहता है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ which violates or abridges the fundamental right to any extent, or which violates or abridges the fundamental right shall be declared unconstitutional to the extent it violates or abridges the fundamental right। मतलब क्या है कि आर्टिकल 13 में यह कहा गया कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जिस हद तक, जिस पोजीशन तक वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उतना पार्ट ऑफ द लॉ शैल बी डिलीटेड, रेस्ट कैन कंटिन्यू। पूरा लॉ नहीं जाएगा, जितना पार्ट ऑफ लॉ, जितना पोर्शन ऑफ लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उतना हटा दिया जाएगा, रेस्ट कैन कंटिन्यू। इसको बोलते हैं आपका आर्टिकल 13 का बेसिस। इसी पॉइंट के बेसिस के ऊपर ना, इसी पॉइंट के बेसिस के ऊपर आर्टिकल 13 में के आउटकम में एक जुडिशियल इनोवेशन में प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी का मतलब यही है कि पोर्शन ऑफ लॉ which is unconstitutional
और वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डिलीटेड। कि उसको स्वेरेबिलिटी का मतलब था काटना, कि उतना पोर्शन ऑफ लॉ जो संविधान को वायलेट करता है उसको काट दो, बाकी लॉ कंटिन्यू रहने दो। तो आर्टिकल 13 के बेसिस के ऊपर ये निकल के आता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी। ठीक है जी, समझ में ये बात, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो सर, तो मैंने आपको बताया एक तो आ गया आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में मैंने आपको बताया कि जो 13 क्लॉज 2 है ना, उसमें लिखा गया एनी लॉ। पर लॉ क्या होता है? लॉ की परिभाषा दी गई आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। लॉ की परिभाषा दी गई आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। और वो क्या डेफिनेशन, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की लॉ की डेफिनेशन, कि व्हाट डज लॉ इंक्लूड? लॉ इंक्लूड्स एनी लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, any law passed by the parliament or state legislature, ordinance which are issued by the president or the governor, or order, bylaw, rule, regulation, notification और customs, ये convention। ठीक है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है that article 13 clause 3 basically defines law, which suggests that law includes order, ordinance, rule, bylaw, regulation, notification or any other law passed by the parliament, by the legislature और customs और conventions। तो जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारा क्या है? ये सारा आपका लॉ की डेफिनेशन में आता है। ये सारी चीजें जो हैं ये लॉ की डेफिनेशन में आती है। ठीक है जी, बात समझ में मेरी, हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट किसी को? ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई डाउट? ठीक है जी, तो आज अपन लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, देन विल स्टार्ट विद आर्टिकल 14 टुमारो। ठीक है, कोई डाउट है आपको इसके अलावा? जो टेस्ट वगैरह मैंने आपको बोला था, किसी को टेस्ट में कोई डाउट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन? आर्टिकल 13(2) बेटा चंचल, आर्टिकल 13(2) सिंपल बोलता है कि एनी लॉ, कौन सा लॉ? ये वाला, कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए 26 जनवरी 1950 के बाद, उन लॉज की बात हो रही है। ऐसा कोई भी लॉ बनाया जाता है जो संविधान को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये कहता है। हाँ हाँ बिल्कुल अरुण, ठीक है यार, वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा। आई विल गाइड यू फॉर दैट, डोंट वरी। मेरे पास मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास, मैंने नंबर दिया भी था पहली क्लास में, तो आप उसके लिए मेरे को मैसेज कर देना अरुण। नंबर नहीं आपके पास? मैं नंबर देता हूं आपको। ठीक है, मैं नंबर पहली क्लास में भी दिया था। ठीक है, नंबर है ये। ठीक है, आप मेरे को ना व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं दिन में, 2-3 क्लासेस होती हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके छोड़ देना। ठीक है, आई विल रिप्लाई टू यू, डोंट वरी। जो भी आपकी क्वेरी होगी ना, मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, दैट इज इट आई सपोज। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, नोट्स आप इसका प्रिंट आउट निकला लेना, एक बार गो थ्रू द नोट्स, जो फंडामेंटल राइट वाले नोट्स हैं, एक बार गो थ्रू देम, ताकि आपके लिए भी इजी हो क्लास में समझना। राइट, थैंक यू।